इस बार बीजेपी के लिए कितनी आसान या कितनी मुश्किल ये राह दिख रही है, और बीजेपी जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति, अपनी भूमिका उस जमीन पर निभा रही है, कैसे देख रहे हैं आप उसे? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव्स आया है सार्क को लेके, जिनमें सारे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा तृणमूल उठा रहा था, जो ममता बनर्जी और उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे, जैसे एडमिट कार्ड, जैसे बीएलओ को अंदर में रखना, ये सारा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव के बाद मेरे ख्याल से 60 से जितना फायदा भाजपा सोच रहा था जो भाजपा के पास आएगा, उतना नहीं आ रहा है। अच्छा। और दूसरा बात है जो नरेंद्र मोदी का यस्टरडे का जो संडे का जो मीटिंग था, उससे भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो लोग सोचे थे, जो बहुत कुछ नरेंद्र मोदी बोलेंगे, स्पेशली अबाउट सिंगूर एंड टाटा, वो भी नहीं आया। इसलिए मेरे ख्याल से उतना जो भाजपा का जो बोलबाला चल, क्या पता वो बात वो कुछ बचा के रख रहे हैं कि थोड़ा पीक पर जाएंगे, उसके बाद थोड़ा अभी क्या पता सिर्फ समा बांधा जा रहा हो, भूमिका बांधी जा रही हो। देखिए, आप जितने स्टेट के बारे में बोले, उससे बंगाल थोड़ा सा दूसरा स्टेट है, और बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो दूसरा पॉलिटिक्स है। यहाँ पे सुभाष बोस ने भी गांधी के सामने माथा नहीं ठेका। तो बंगाल की जो भूमि है उसको हरियाणा के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है, या उसको किसी भी के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो बंगाल की जो 294 सीट है, उसके लिए भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कैसे बीजेपी का बंगाल में ग्राफ बढ़ता चला गया है ना। तो सुनील बाबू, इसके पीछे की वजह क्या लग रही है आपको? जो वोट 2014 में लोकसभा में 17% था, वो 2024 में बढ़ के 39% हो जाता है। मतलब 6% का डिफरेंस और सरकार बन सकती है। सुमन बाबू 30 सेकंड मेरे को मेरे लिए था। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो भाजपा को जो वोट मिला है वो लेफ्ट से वोट आया है। इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ जे एक पार्टी को 1.5 करोड़ का वोट का घाटा होता है और दूसरे पार्टी को 1.5 करोड़ का वोट का फायदा होता है। तो बंगाल की जो वोट, ये जो वोट भाजपा के पास आया है, ये कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। और पिछले बार भी 2021 में भी एक कैंपेन बंगाल में चला था, नो वोट टू बीजेपी, जहां पे दूसरा जो लेफ्ट वोट था वो ममता जी के पास चला गया। तो ये इतना आसान नहीं है कि हर वक्त जो नरेंद्र मोदी जी का जो मैजिक है, वो भाजपा के लिए 5 साल में 28% के वोट 75 सीटें लेकर आना, ये हर बार का खेल नहीं है, आप ये कह रहे हैं। तो जो बात सुमन बाबू कह रहे हैं, जफर इस्लाम साहब, इनऑर्गेनिक है ये वोट पड़ जाना, ये सीटें ले आना। देखिए, ऐसा है कि ठीक है, सुमन भट्टाचार्य जी जो अपनी बात कह रहे हैं, हकीकत तो यह है कि बंगाल की जनता के एस्पिरेशन क्या है, उनको डायरेक्शन चाहिए कि बंगाल किस दिशा में जा रहा है, बट उनको डिस्ट्रैक्शन ही मिलता रहता है वहाँ ममता बनर्जी के द्वारा। विकास की जगह विनाश मिलता है। और आप देखिए, जो जिस तरह का उत्साह, जो एस्पिरेशन जो दिखा, उत्साह जो युवा पीढ़ी में दिखा, हम तो चाहते हैं युवा पीढ़ी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में भी अभी आपने कहा जो बनने वाले हैं वो भी युवा है, तो जनता में कहीं ना कहीं उत्साह है। वहाँ बंगाल की जनता में जब आदरणीय प्रधानमंत्री की रैली में जो उत्साह दिखा, उससे मुझे पूरे यकीन है कि ये जो 6% का गैप आप कह रहे हैं, इसको हम लोग आसानी से पार करेंगे। जिस तरह से 10% से काफ़ी परसेंट पे गए, 3 सीटों से 70 सीटों पे गए, उस तरह से इस बार हम इस स्थिति में होंगे कि हम सरकार खुद ब खुद अपने बलबूते पे बना पाएंगे। और इसकी पूरा उसका जो है श्रेय जाएगा वहाँ की प्रदेश की जनता को, जिन्होंने मन बना लिया कि वहाँ चेंज चाहिए, इसलिए कि कट मनी सरकार नहीं चाहिए, वहाँ ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि कहीं ना कहीं विक्ट्री का वह नहीं मिला है आपको। आप यहाँ पर विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं कि इसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम बंगाल की जनता को। अरे इतना आसान होने वाला है क्या आपके लिए? मैं वहाँ का पल्स नहीं, रूबिका जी आप समझिए, जमीन दिख रहा है, इनकी जमीन खिसकती जा रही है टीएमसी की, ये दिख रहा है वहां पर जनता को भी दिख रहा है। और इस बार मैं आपको इस बार मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार हमारी बनेगी। बादल देवनाथ जी,
मैडम देखिए, कितना दुख की बात है। क्या? मोदी जी देश के राजा है, हम सब मोदी जी को सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री है, राजा थोड़े ही है। बिल्कुल, मैं तो राजा मानता हूँ। नहीं, वो बाद में 1947 बाद से प्रधानमंत्री आया, प्राइम मिनिस्टर आया। ममता बनर्जी को क्या मानते हैं? ममता बनर्जी को क्या मानते हैं? तो देखिए, पूछ रहे हैं क्या देखिए, मानते हैं ममता जी को, क्या मानते हैं आप? वो तो मेरा दीदी है, दिल के अंदर है। अच्छा, दीदी है वो। सुनिए ना मैडम, जनता के दिल में नहीं है। हाँ। मोदी जी सिंगूर में आया, भाषण दिया, लेकिन अभी तक मोदी जी जितने बार आया बंगाल में, मैडम बंगाल के लोगों के लिए आज तक कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन उद्घाटन किया, चला गया। जहां पर भाषण दिया, सिंगूर आंदोलन का नाम आप जरा सुनिए, एक बात जरा सा बताइए देवनाथ बाबू। ममता दीदी ने 2006 में आंदोलन किया था, देवनाथ बाबू, लेफ्ट के खिलाफ जो आंदोलन किया था। जरा ये भी बता दीजिए कि बजटरी एलोकेशन सेंटर से कितना एलोकेशन मिला, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, ये बता दीजिए। बादल जी, जफर साहब, बादल जी को बरसने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। आप तो एकदम वहां पर ठीक है। उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने दीजिए पहले। हाँ बादल जी, जल्दी जल्दी बोलिए, 5 और मेहमान मेरे। लेकिन मोदी जी सिंगूर के जमीन पर खड़ा होकर उन्होंने भाषण दिया, लेकिन सिंगूर के लोगों के लिए एक शब्द नहीं किया। 100 दिनों का काम का पैसा ड्यू है, जीएसटी का पैसा ड्यू है, आवास योजना का पैसा ड्यू है, लगभग 2 लाख करोड़ का रुपया ड्यू है बंगाल के लिए, बंगाल के। लेकिन आज तक मोदी जी ने एक शब्द बंगाल के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी के जंगल राज का बात किया, लेकिन बंगाल के लोग जानते, 10.5 करोड़ लोग जानते, ममता दीदी का 90 स्कीम का जो परियोजना चल रहा है, उसमें 10.5 करोड़ लोगों को ममता दीदी का जो सुविधा मिल रहा है, उसमें सारा बंगाल के लोग खुश है। ये लोग बंगाल में जीतना चाहते, लेकिन बंगाल में ममता दीदी की तरफ एक लीडर बताइए, जयपुर की एक लीडर बताइए जो ममता दीदी के खिलाफ लड़ सकता है। ममता ठीक है, ये बढ़िया पॉइंट आपने रख लिया है। ममता दीदी के खिलाफ एक लोकल चेहरा बताइए जो वहां पर डटकर लड़ सकता है। संगीत रागी जी और फिर तहसीन पुनावाला और शुभ रास्ता भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ बादल जी रुकिए ना, देखिए मैं मानता दीदी पर हूं इतना कि प्यारा निबंध आपने बोला है, अब रुकिए, उसका जवाब भी तो लेने दीजिए ना। हाँ रूबिका जी 39% का वोट बढ़ जाना ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही थी। क्या ममता बनर्जी का एकाएक 37 साल का सीपीएम का 34 साल के सीपीएम का सरकार को खत्म करके सत्ता में आ जाना ऑर्गेनिक था क्या? वो भी धीरे धीरे नहीं लड़ रही थी और उन्होंने परास्त किया। और बंगाल के लोग तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीपीएम के जितने गुंडा एलिमेंट थे, जितने बदमाश एलिमेंट थे, वो सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी जान गई। इसलिए तृणमूल कांग्रेस की कार्य संस्कृति जो है वो बंगला जो सीपीएम की कार्य संस्कृति से जो ऐसा ही है। इनटॉलरेंट कार्य संस्कृति जिसे कहते हैं, दूसरों को मार देना, दूसरों की हत्या करवा देना, जो पॉलिटिकल कैनिबलिज्म का कॉन्सेप्ट था बंगाल में और केरला में जहां सीपीएम ने लाया, वहां पर आया। दूसरी बात, आपने एक बहुत पूर्ण विषय पर आपने रूबिका जी एक चर्चा की जिस पर मैं थोड़ा उसका विस्तार देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जो बड़े लोग हैं उनके कास्ट के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या अरविंद घोष किस जाति से थे? वो भी कायस्थ नहीं थे। स्वामी विवेकानंद किस से थे? जरा ये भी जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए। तो बंगाल के जो एक तरफ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्राह्मण कुल से थे, और बाकी ये दो ऐसे थे जो बंगाल का बौद्धिक वर्ग जो है वो बहुत प्रभावित रहा है। ये दोनों जो भद्रलोक के जो है ना फाउंडेशन स्टोन्स के तौर पर, तो ध्यान रखिएगा कि वो संख्या बहुत बड़ी है। ये बिहार में जातिवाद तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको लगता है बंगाल में भी ये जातिवाद होगा? नहीं तो शो कर रहे हैं। सो यू आर नॉट गेटिंग माय साउंड। देखिए सुमन बाबू, वी आर, देखिए आई विल लीव, सो प्लीज। देखिए रूबिका जी, जी जाति इस देश की सच्चाई है, वो बंगाल में भी है और बाकी जगह भी है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में जाति नहीं चलती है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि वहां भी जाति चलती है।
अच्छा। लेकिन वहां पर जिसे बंगला संस्कृति कहते हैं, हाँ। वो बंगला संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन बंगाल के हिंदुओं को आज बांग्लादेश नहीं दिखाई देगा क्या आने वाले दिनों में? उनको नहीं दिखाई देगा कि बांग्लादेश जीतती कैसे है। 30% जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ जो मुस्लिम आबादी है वो वोट जिहाद करके एक पोलराइज तरीके से वहां पर वोटिंग करती है। यही कारण है कि वहां पर कोई बाकी दूसरी पार्टियां नहीं खड़ा होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बांग्लादेशियों की घुसपैठ नहीं दिखेगी, तहसीन पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, तहसीन पूनावाला, क्विकली सर। थैंक यू रूबिका जी। रूबिका जी, अगर मेरे पे फ्रेम आए तो फिर मैं बात कर सकूं, क्योंकि फिर सिर्फ आवाज आ रही है। थैंक यू रूबिका जी, थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं घुसपैठियों की बात पे जवाब देते फिर इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे आऊंगा। कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार, कमजोर चिदम्बरम सुशील कुमार शिंदे जी की सरकार ने 80,000 घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकाला। पार्लियामेंट का डेटा है। मजबूत नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की सरकार ने 5,000 घुसपैठियों को निकाला। फिर मुझे लगा कि बॉर्डर फेंसिंग कमजोर मनमोहन सिंह जी ने कम किया होगा और मजबूत नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा किया होगा। फिर पता चला कि वो भी मनमोहन सिंह जी ने ज्यादा किया। फिर मुझे बीजेपी के समर्थक बताते हैं कि ममता जी जमीन ही नहीं देती। फिर मैंने लैंड एक्विजिशन बिल के क्लॉज में गया। क्लॉज में बताया कि बॉर्डर के लिए स्टेट का अगर कंसेंट ना मिले आफ्टर 2 नेगोशिएशन सेंटर उसको अक्वायर कर सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार के बॉर्डर और घुसपैठियों को अंदर ला रहे और वहां से बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे और बाहर नहीं जा रहे। और कमजोर मनमोहन सिंह जी के मंत्री थे हरदीप सिंह पुरी जी, जिन्होंने ट्वीट किया था 1 बेडरूम फ्लैट दिल्ली के अंदर घुसपैठियों के लिए। फिर वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा।